गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रहे थे। तो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको दो प्रूफमेंट करवा दिया गया था, एक प्रूफमेंट बचा हुआ था। तो जो प्रूफमेंट बचा हुआ है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लें, प्रूव दैट पैकिंग एफिशिएंसी in BCC is 68%। प्रूफ करना है कि अगर किसी भी खाली जगह को BCC टाइप भरा जाए तो 68% ऑफ टोटल स्पेस विल बी फिल्ड बाय एटम्स एंड 32% रिमेनिंग स्पेस इज एम्प्टी। तो आपको इसमें ये पैकिंग एफिशिएंसी इतना निकालना है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटा सा फिगर पहले बनाना होगा बीसीसी का। बीसीसी में एक यूनिट सेल बनाते हैं हम लोग। एटम्स को बनाते हैं कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर में। एटम्स को बनाएंगे कॉर्नर पे और ये बॉडी के सेंटर में। तो ये तो हम लोग काम चलाऊ फिगर बनाए। एग्जैक्ट फिगर ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्ट फिगर ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सॉलिड में एटम एटम के बीच में इतना दूरी नहीं रहता है। सॉलिड में एटम एटम आपस में कांटेक्ट में होता है, सटा हुआ रहता है। तो इसका फिर एक एग्जैक्ट फिगर बनाना होगा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर बनाने के पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आप ये सोचिए कि अगर ये बीसीसी है, ये जो एटम है अगर इसको हम मिटा दें तो जरा बताइए तो कि अब ये कौन सा यूनिट सेल हो गया? अब ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। बीच में एटम आ गया तो हो गया बीसीसी। बॉडी के सेंटर में जो एटम है अगर वो निकल गया तो फिर हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग पढ़े हैं कि A जो है वो 2R के बराबर होता है। पिछले क्लास में जब पैकिंग एफिशिएंसी प्रूफ करना था कि प्रूव दैट पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 52.34%, तो उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल में बताए थे कि A 2R के बराबर है। लेकिन जैसे ही ये एटम बीच में आ जा रहा है, जब ये BCC हो जा रहा है तो A का वैल्यू लिखवा दिए थे 4/√3R। अब ये कैसे हो गया अभी बताए नहीं है, अभी बताएंगे। लेकिन दिमाग में रखिए कि ये एटम आ गया तो A बराबर 4/√3R, ये एटम खत्म हो गया तो A बराबर 2R। इसका मतलब है कि यही एटम रेस्पॉन्सिबल होगा, जो क्यूब के अंदर ये एटम है, यही एटम रेस्पॉन्सिबल होगा A के वैल्यू को बदलने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो क्यूब का एड्ज लेंथ है A, उसका रिलेशन इस एटम के साथ लेना होगा। अब एटम के साथ कैसे लेंगे तो उसी चीज को अभी हम यहां प्रूफमेंट में सिखाएंगे। थोड़ा आराम से ध्यान से देखिएगा। पहले एक बड़ा सा हम क्यूब बना दे रहे हैं। एक बड़ा सा क्यूब बना दे रहे हैं। ये क्यूब हुआ। आप अपने फिगर में ये ध्यान देंगे, इस वाले कॉर्नर पे या इस वाले कॉर्नर पे ये क्यूब का पीछे का कोना है और ये क्यूब का आगे का कोना है। क्या कर रहे हैं कि यहां एक एटम बनाए। एटम आपको गोल बनाना है, ये थोड़ा गोल बना नहीं, एग्जैक्ट गोल बनाइएगा। बॉडी के सेंटर में भी एटम है और ये भी कॉर्नर पे एटम है। ये आगे वाला कोना पे एटम हुआ, ये पीछे वाला कोना पे एटम हुआ और ये बॉडी के सेंटर में एटम हुआ। जैसे अगर ये रूम क्यूब है तो बोल रहे हैं कि वो एक कोना, अब पीछे एक कोना, अब बीच में एटम,
ये तीनों एटम आपस में सटा के हम बनाए हैं, ये पीछे वाला कोना, ये आगे वाला कोना, अब बीच में ये एटम, ये तीनों सटा हुआ है और इसको इस तरीके से ऐसे मिला दिया। इसको इसलिए ऐसे मिला रहे हैं क्योंकि हमको इस एटम के साथ रिलेट करना है इस एड्ज लेंथ को। अब क्यूब का ये एड्ज है ए, क्यूब का ये एड्ज है ए, क्यूब का ये एड्ज है ए, लेकिन अगर एटम इस क्यूब के बीच में है तो हमको अगर इस एटम से रिलेट करना होगा तो एक ऐसा बॉडी डायगोनल बनाना होगा जो कि इस एटम से होके गुजरे। तो अगर बीच में अगर एटम बना हुआ है, ये बीच में एटम बना हुआ है, तो हम इस तरीके से इसे बॉडी डायगोनल बना रहे हैं। ये आगे वाला कॉर्नर और ये पीछे वाले कॉर्नर को मिला रहे हैं। ये देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो ये पीछे वाला कोना है, इसको आप देखिएगा तो आगे वाला कोना है, दोनों को मिला रहे हैं बॉडी डायगोनल, ताकि ये एटम से होके पास करे। लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर ये है, एटम एटम इस तरीके से आपस में सटा हुआ रहता है। तो अभी ट्रायंगल बना नहीं, अभी ये एक साइड हुआ, ये एक साइड हुआ। अब अगर इसको नीचे नीचे अगर ऐसे मिला देंगे तो ये तीन साइड ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको ऐसे नीचे 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 यहां मिला दे रहे हैं। सबसे पहला काम होता है ये फिगर को समझना, दिमाग में रखना है कि ये जो एटम है ये बीच में है, क्यूब के बीच में। अब उस बीच में अगर एटम है और उससे अगर हमको एक्सिस पास करवाना है तो बॉडी डायगोनल पास करवाना होगा, एक आगे वाला कोना और एक पीछे वाले कोने के बीच में। ये देखिए, आगे वाला कोना पीछे वाले कोने के बीच में। आप अपने फिगर में देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा जो फिगर आप अभी बनाएंगे। तो ये एक साइड ट्रायंगल का, ये दूसरा साइड ट्रायंगल का, ट्रायंगल में तीन साइड, तो नीचे 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 ऐसे मिला दिया। अब आप ये देखिए, ये क्यूब का एड्ज है तो एड्ज को ए बोल दे रहे हैं, ये भी क्यूब का एड्ज है तो इसको ए बोल दे रहे हैं, ये भी क्यूब का एड्ज है तो इसको भी ए बोल दे रहे हैं। ये देखिए डायगोनल है तो इसको बी बोल दे रहे हैं, एड्ज को स्मॉल ए से लिख रहे हैं, ये डायगोनल को स्मॉल बी से लिख रहे हैं। अब यहां भी डायगोनल है, इसको बी नहीं बोल दीजिएगा, दोनों डायगोनल डिफरेंट है, ये फेस का डायगोनल है और ये बॉडी का डायगोनल है। तो बॉडी के डायगोनल को स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। अब इन सारे ट्रायंगल्स का नाम दे दे रहे हैं। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और एक ये भी ट्रायंगल है, ये हो गया बी डी सी। तो पहले इस तरीके का फिगर आपको तैयार करना होगा। ये जब फिगर तैयार कर लीजिएगा तो ध्यान से सुनिएगा, इन ट्रायंगल, ये नीचे वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें ये जो हाइपोटेन्यूस है ये वाला, जिसको कि बी कह रहे हैं, तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर भी ए है और बेस स्क्वायर भी ए है। आप इसको देख लें, ये भी ए है और ये भी ए है, ये बी है, तो बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो बी स्क्वायर बराबर होगा ये 2a स्क्वायर होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इस ट्रायंगल का काम बस इतना ही है कि ये जो बी स्क्वायर है ये 2a स्क्वायर के बराबर हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब इस ट्रायंगल में काम करना है, ए बी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड हुआ आपका, हाइपोटेन्यूस हुआ आपका ए सी स्क्वायर, ये बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ये जो ए सी स्क्वायर है ये बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी आपका एड्ज है तो एड्ज को लिख लिए ए स्क्वायर, और ये जो बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब है 2a स्क्वायर। यहां लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम 1, पहला इक्वेशन को हम यहां यूज कर चुके, यहां पर लिखना था हमको बी स्क्वायर, बी सी क्या है, बी सी बी है, बी स्क्वायर लिखना था, तो बी स्क्वायर के जगह पे हम लिख दिए 2a स्क्वायर। अब ये जो ए सी स्क्वायर है ये बराबर हो गया 3a स्क्वायर, तो ए सी बराबर हो गया √3a। अब ये जो ए सी है यहां से यहां तक
आप देखिए इसमें कितना रेडियस है, तो एक एटम का ये रेडियस, ये पूरा एटम है तो इसका मतलब डायमीटर है तो 2 रेडियस, फिर यहाँ पे एक रेडियस, मतलब इसमें टोटल 4 रेडियस है। 4 रेडियस इज इक्वल्स टू √3a, तो a बराबर हो जाएगा 4/√3r। ये a का वैल्यू आपको मेन लाना होता है। कभी भी अगर आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो तो पहले आपको इस तरीके से फिगर बनाना होगा। फिगर बना के पहले आपको एड्ज लेंथ का ये रिलेशन लाना होगा। ये लाने के बाद जैसे पहले किया करते थे वही सेम काम करेंगे। सबसे पहले तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्ड में लिखेंगे। वर्ड में फॉर्मूला लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इन यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%। अब अगर आप देखें कि बीसीसी में ये आपको पता है कि टोटल एटम होता है 2, तो बीसीसी में टोटल स्फेयर हुआ 2, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इन यूनिट सेल, तो चूंकि बीसीसी में 2 स्फेयर होता है तो 2 स्फेयर का वॉल्यूम, तो 2 × 4/3 πr³, ये हुआ 2 स्फेयर का वॉल्यूम इनटू 100%। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया a³। आप a के जगह पे ला चुके हैं 4/√3r, तो उसको यहां पुट करेंगे। 2 × 4/3 पाई के जगह पे 22/7 r³ इंटू 100%, a के जगह पे लिख देंगे 4/√3r और उसका क्यूब। इसी को जब पूरा आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 68%। ये अगर आप यहां से यहां तक पूरा आप लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स आ जाएगा। ये था हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का बचा हुआ पोर्शन जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एक न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, उससे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आता है। दिमाग में रखें कि अगर आपको 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल अगर उसका नहीं आया तो इन तीनों में से कोई एक प्रूफमेंट पूछ देगा, और नहीं तो वो 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से बनता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का, वो हम लोग जानेंगे। लेकिन वो जानने के लिए पहले आपको कुछ थ्योरी हल्का जानना पड़ेगा, तो वो आपको हम थ्योरी सिखाते हैं। देखिए, कॉपी पे पहले तो कुछ एलिमेंट का आप एटॉमिक मास लिख लेंगे। सबसे पहले कुछ एलिमेंट का आप एटॉमिक मास लिख लेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में भी आप लिखे होंगे, लेकिन यहां पे फिर से लिख लेंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1U, एक हाइड्रोजन का मास 1U। U लिखिए या ग्राम पर मोल लिखिए, एक ही चीज होता है। हीलियम का मास हुआ 4U, लिथियम का मास हुआ 7U, बेरिलियम का मास हुआ 9U, कार्बन का मास हुआ 12U, नाइट्रोजन का मास हुआ 14U, ऑक्सीजन का मास हुआ 16U, फ्लोरीन का मास हुआ 19U, सोडियम का मास हुआ 23U, मैग्नीशियम का मास हुआ 24U, एल्यूमिनियम का मास हुआ 27U, सिलिकॉन का मास हुआ 28U, फास्फोरस का 31U, सल्फर का 32U, क्लोरीन का 35.5U, पोटेशियम का 39U, कैल्शियम का 40U, मैंगनीज का 55U, आयरन का 56U, कॉपर का 63.5U, जिंक का 65U, सिल्वर का 108U,
ब्रोमीन का 80U, आयोडीन का 127U, गोल्ड का 197U। पहले तो इतना एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास आना चाहिए जी। टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। उसके लिए सबसे पहले आपको इतना एटॉमिक मास आना चाहिए। उसके बाद फिर एक बात ये दिमाग में रखिए कि जब मोल कंसेप्ट बच्चा पढ़ता है क्लास 11th में, तो उसको ये बताया जाता है कि एक मोल का मतलब होता है पहला रिलेशन 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर एटम है तो एटम्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, आयन है तो आयन। एक मोल का मतलब इतना होता है, जिसको कि आप N भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा बताया जाता है रिलेशन कि एक मोल का मतलब होता है जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला का मास ग्राम में। ये एक मोल में रिलेशन पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा बात समझिए। अगर मान लीजिए कि एक मोल सोडियम अगर है, एक मोल सोडियम है, अगर हमको इसको पहला रिलेशन से लिखना हो, पहला रिलेशन से, तो क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10 का पावर 23, क्योंकि एक मोल का मतलब तो इतना होता है। ये अगर एटम है तो इतना एटम्स। और दूसरा रिलेशन, एक मोल सोडियम का मतलब फॉर्मूला मास इन ग्राम। सोडियम का फॉर्मूला मास है 23, तो लिखेंगे 23, लेकिन यूनिट लिखना है ग्राम, फॉर्मूला मास इन ग्राम। तो आप एक बात क्या देख रहे हैं कि इतना एटम का मास है 23 ग्राम। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है 23 ग्राम। तो अगर हमको लिखना है एक एटम का मास, तो एक एटम का मास क्या लिखिएगा? 23 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये यहां से एक फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि कोई भी एलिमेंट का अगर एक एटम का अगर आपसे मास पूछे, एक एटम का मास ऑफ वन एटम, अगर कभी भी अगर कोई बोले निकालने को मास ऑफ वन एटम, तो करना क्या होगा? देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 23 ग्राम। सोडियम के एक एटम का मास लिखना है तो ऊपर में लिखना है 23 ग्राम, मतलब ऊपर में लिखना है फॉर्मूला मास ग्राम में, और नीचे में लिखा हुआ है ये, जिसको कि आप N भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि एक एटम का कभी भी अगर मास निकालना है, एक सिंगल एटम का अगर मास निकालना है, तो फॉर्मूला है फॉर्मूला मास इन ग्राम बाय एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको कि N से डिनोट करते हैं या N0 से भी डिनोट करते हैं। हम यहां N से डिनोट कर रहे हैं। कभी भी एक एटम का अगर मास निकालना हो तो फॉर्मूला है फॉर्मूला मास इन ग्राम बाय एवोगैड्रो नंबर। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए ये लिखने के बाद पहले एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पे नहीं, सिंपल जो अभी बेसिक बात बताए हैं उसी पर। जैसे अगर हम आपसे पूछ दे
कि राइट मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर, कॉपर के एक एटम का मास बताइए, राइट मास ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर। तो सुनिए, अभी हम आपको जस्ट बताएं कि मास ऑफ वन एटम अगर आपको निकालना है तो तरीका है कि ऊपर में लिखना है फॉर्मूला मास इन ग्राम और नीचे लिखना है एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे कॉपर का अगर आपको एक एटम का मास लिखना है तो फॉर्मूला मास है कॉपर का 63.5, तो 63.5 ग्राम लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये कॉपर के एक एटम का मास हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाला जाता है। मतलब आज के बाद, अभी के बाद कभी भी अगर हम बोले मास ऑफ वन एटम तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला मास इन ग्राम बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब फॉर्मूला मास इन ग्राम सारे एलिमेंट का आपको लिख दिए हैं, जिसका कि आपको जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग सीधा सीधी उस टॉपिक पे आ रहे हैं जो अभी हम लोग को करना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जी, अब कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो मास बाई वॉल्यूम, ये तो जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी नहीं लिख के लिखे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो मास के जगह पे लिखेंगे मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम जगह पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बोलिए, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मास बाई वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल लिखें तो लिखेंगे मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को डी से डिनोट कर दिए। यहां लिखा हुआ है मास ऑफ यूनिट सेल और नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल होता है क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला ला रहे हैं, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब डी बराबर मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास किसके कारण होगा? जिस एटम से वो बना हुआ है उस एटम का मास। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर है तो वो एक एटम से बना हुआ है, तो एक एटम का मास। अगर बीसीसी है तो वो दो एटम से बना हुआ है, तो दो एटम का मास। अगर एफसीसी है, यूनिट सेल अगर एफसीसी है तो वो चार एटम से बना हुआ है, तो चार एटम का मास। तो मास ऑफ यूनिट सेल में कहने का मतलब हुआ मास ऑफ एटम बाय विच यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब हुआ कि मास ऑफ एटम्स बाय विच यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन एटम, तो मास ऑफ वन एटम। बीसीसी इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू एटम्स, तो मास ऑफ टू एटम। एफसीसी इज फॉर्म्ड फ्रॉम फोर एटम्स, तो मास ऑफ फोर एटम। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। ये आप ऐसे लिख दिए तो आप देख सकते हैं ऐसे कि जैसे बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो 2 को अगर एक एटम के मास से गुना कर देंगे तो 2 एटम का मास हो जाएगा। एफसीसी में 4 एटम है, तो अगर 4 को गुना कर देंगे एक एटम के मास से तो 4 एटम का मास हो जाएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक एटम है, तो
एक को अगर गुना कर देंगे मास ऑफ वन एटम से तो एक एटम का मास हो जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल कहने का मतलब है मास ऑफ एटम्स बाय विच यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। बीसीसी में 2 एटम का मास, एफसीसी में 4 एटम का मास, प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम का मास। तो मास ऑफ वन एटम को गुना कर देना है नंबर ऑफ एटम से। अब नंबर ऑफ एटम्स को आप जानते हैं कि जेड से डिनोट करते हैं। मास ऑफ वन एटम अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं कि एक एटम का मास निकालने का फॉर्मूला है फॉर्मूला मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और नीचे ए क्यू है तो ये ए क्यू रह गया। तो ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला हो गया Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन। इस फॉर्मूला में D का मतलब है डेंसिटी, जिसका यूनिट होगा आपका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर मीटर क्यूब। ये डिपेंड करता है कि ये जो एड्ज लेंथ है वो आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं कि वो आप मीटर में ले रहे हैं। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में ले रहे हैं तो ग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो जेड है ये है नंबर ऑफ एटम्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 1, बीसीसी में जेड का वैल्यू 2, एफसीसी में जेड का वैल्यू 4। तो ये डी हो गया, जेड हो गया। ये तो फॉर्मूला मास हो गया इन ग्राम। ए जो है ये है एड्ज लेंथ, क्यूब का एड्ज लेंथ। तो दिमाग में रखेंगे कि अगर एड्ज लेंथ अगर पिकोमीटर में दिया हुआ है तो पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से इसको गुना कर देना होगा, तो 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि नैनोमीटर है तो 10 टू द पावर -9 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा, तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो इसका मतलब है 10 टू द पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये ए का मतलब एड्ज लेंथ है। कभी कभी एड्ज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में आपको रिलेशन भी पुट करना पड़ सकता है। तो ये याद रखेंगे, ए का वैल्यू 2r होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, ए का वैल्यू 2√2r होता है एफसीसी में, और ए का वैल्यू 4/√3r होता है बीसीसी में। ये भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होगा। और ए के बाद जो बच गया n, वो है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो अभी तो आपको फॉर्मूला हम पहले बता दिए कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला ये है। कोई भी डेंसिटी का क्वेश्चन होगा तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। इस फॉर्मूला में किस टर्म को क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको समझा दिए। अब सीधा सीधा इसके क्वेश्चंस पे हम लोग आ रहे हैं, कैसे इससे सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चंस जो आपको बताया जाए उसको एकदम आराम से लिखिए, डेटा को समझिए, फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। देखिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 है। एनसीईआरटी
CERT का 11 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज in FCC lattice. Silver crystallizes in FCC lattice if edge length of cell is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per cubic centimeter. Calculate एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको डेटा लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे लिखने के बाद कह रहा है कि सिल्वर जो है वो FCC लैटिस बना रहा है। ये जैसे ही आप देखिएगा कि FCC लैटिस बन रहा है तो आप इतना तो समझ जाइएगा कि नंबर ऑफ एटम्स 4 है, क्योंकि अगर BCC रहता तो 2 लिख देते, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता तो 1 लिख देते। अब कह रहा है कि एड्ज लेंथ जो है सेल का, मतलब जो यूनिट सेल है उसका एड्ज लेंथ आपको इतना दे रखा है, ए दे दिया है 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये एड्ज लेंथ दे दिया है और डेंसिटी इतना दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है, एवोगैड्रो नंबर तो इतना होता है। अब सुनिए, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी का कि Z इंटू एम बाई AQ इंटू एन। अगर आपको m निकालना हो तब फॉर्मूला क्या होगा, इसको क्रॉस कर देंगे, D इंटू AQ इंटू एन डिवाइडेड बाई Z। अब सब के वैल्यूज को पुट करें, D है तो वैल्यू होगा 10.5, AQ है तो A है आपका 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 उसका क्यूब, N है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई Z है, Z हो गया 4। अब अगर आप सबके वैल्यू को पुट कर दें और उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करें, जितना भी आएगा उतना ग्राम आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डेंसिटी का क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपको एक और दे रहे हैं हम बनाने के लिए, इसको पहले मिटा दे। देखिए जो क्वेश्चन है वो NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस है 0.144 नैनोमीटर crystallizes in a face centered unit cell
what is the length of side of cell? देखिए ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गोल्ड है, उसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, गोल्ड के एटम का रेडियस 0.144 नैनोमीटर। कह रहा है कि वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा है। फेस सेंटर्ड मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, Z। लेकिन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेल, ए पूछ रहा है। तो यहां पर डेंसिटी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, केवल ए और आर के बीच में रिलेशन है। तो आप ये दिमाग में रखिए कि हम लोग पढ़े हैं a बराबर 2√2r इन FCC, ये हम लोग पढ़े हैं। आपसे यही a पूछ रहा है, तो 2 तो हुआ 2, √2 का वैल्यू हुआ 1.414 और उसके बाद r आपको दिया हुआ है 0.144 नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो सबको गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो नैनोमीटर में आपको आंसर हो जाएगा। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपको भी कुछ क्वेश्चन घर पे बनाना है। हम आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि क्या करना है, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। एक बनाना है NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, ये होमवर्क है। उसके बाद फिर आपको बनाना है NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13, NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। अगले क्लास में आप क्या करिएगा कि अगले क्लास में जब वीडियो आएगा सॉलिड स्टेट का, तो जहां पे आप वीडियो खोलते हैं उसके जस्ट बगल में स्टडी मटेरियल का सेक्शन होता है। तो स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जब आप सॉलिड स्टेट का फोल्डर खोलिएगा तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बना के डाले हुए रहेंगे अगले क्लास में। आज तो आप बनाइए, अगले क्लास में जब आपका सॉलिड स्टेट का वीडियो आएगा जिस दिन, तो उस दिन आप देखिएगा वो स्टडी मटेरियल का सेक्शन खोल के, तो उसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 और 15 बना हुआ रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे के थ्योरी पे काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इनफ फॉर द डे।